हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सीडीपी। अब हम सीडीपी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, ये आपका जुलाई 2013 का क्वेश्चन पेपर है, करेक्ट, लेवल 2 वालों के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, जो किसने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि बुद्धि जो होती है वो 9 प्रकार की होती है। दूसरा, हॉवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है वो 1983 में आई थी। इन कौन सी बुक में इन्होंने इसको पब्लिश किया था, फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये इनकी बुक का नाम था जिसमें इस थ्योरी को पब्लिश किया गया था। ठीक है, इन्होंने इस चीज़ को वाइड एरिया पे बताया था कि जो इंटेलिजेंस है और जो बेसिकली जो इंसान के अंदर इंटेलिजेंस होता है ना, ये उसको एक कैपेबिलिटी के तौर पे लोगों ने देखा था, जबकि इन्होंने क्या बोला था, 9 टाइप का इंटेलिजेंस होता है। तो इसी बेसिस पे इनकी थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है उसमें एक चीज़ प्रपोज की गई थी कि जो लोग होते हैं ना, जितने भी लोग पैदा होते हैं, तो पीपल आर नॉट बोर्न विद ऑल ऑफ द इंटेलिजेंस। ठीक है, हर इंसान के अंदर हर टाइप की बुद्धि नहीं होती है। तो इस थ्योरी जो है उसको कई जगह पे चैलेंज किया गया था। जैसे हम स्पीयरमैन की थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें पहले होता है जी फैक्टर, फिर 2 फैक्टर थ्योरी आई थी जिसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर इन्वॉल्व थे। तो जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है वो कम लोगों में होता है, लेकिन जनरल फैक्टर जो होता है वो बाई बर्थ हर किसी के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका मेन काम होता है किसी भी इंसान की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसको बताना। ठीक है, तो बेसिकली ये थ्योरी जो थी वो डिफरेंशिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस पे बेस्ड थी कि हर इंसान के अंदर अलग अलग इंटेलिजेंस प्रेजेंट हो सकता है। इन्होंने 9 टाइप कौन से दिए थे, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, स्पेटियल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी का। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो बच्चों को अपनी खुद की जो प्रोपेंसिटीज है, यानी कि अपने खुद के रुझान को खोजने में मदद करता है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से ज्यादा बल देता है। यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो यहाँ अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है ना वो केवल एक टैलेंट है। दिस इज नॉट इंटेलिजेंस। 9 टाइप के इंटेलिजेंस नहीं होते हैं जो कि इंटेलिजेंस में प्रेजेंट होता है एज ए होल। मान लीजिए आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप बोलते बहुत अच्छा है, आप लिखते बहुत अच्छा है, आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं। तो बेसिकली इस थ्योरी में जो क्रिटिसिज्म हुआ था वो ये था कि ये मतलब एक स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन मतलब एक पूरे रूप में इसको देखा जाता है। हंट थे, हंट ने इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। किस ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया था कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसको आप साइंस पे कभी भी इवेल्युएट नहीं कर सकते। अगर हम साइंस के रीजंस पे इसको इवेल्युएट करना चाहें तो आप इसको कभी भी उस पे इवेल्युएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी भी मेजरमेंट को फॉलो नहीं करती है। ठीक है और भी बहुत लोग थे जिन्होंने इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। उनमें आइंसैक थे, स्टर्नबर्ग थे, फ्रेंच थे, बहुत सारे लोगों ने इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन हंट ने सिर्फ इस ग्राउंड पे इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था कि आप साइंटिफिक बेसिस पे इस थ्योरी को कभी भी जज नहीं कर सकते। ठीक है, कई लोगों ने ये भी बोला था कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है वो जी फैक्टर के साथ हमेशा इनकॉम्पेटिबल होता है। ठीक है, कई बार इंटेलिजेंस हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सारी चीज़ें इस थ्योरी में आके फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरे इंटेलिजेंस को कैसा लिया था, एज ए होल लिया था। मतलब ये एक स्टैंड अलोन एक कंस्ट्रक्शन था। स्टैंड अलोन बिल्डिंग होती है ना, ऐसे ये क्या था, एक पूरा कंस्ट्रक्शन था। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस कई लोगों के अकॉर्डिंग क्या था, टैलेंट था, ना कि इंटेलिजेंस, जिसको इन्होंने एज ए होल एक इंटेलिजेंस का नाम दे दिया था। So the option 1 is the real critic. Which one of the following pair is least likely to be a correct match? यहाँ पे पूछा है किस युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। चिल्ड्रन एंटर इन द वर्ल्ड विद ए सर्टेन नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। ये बात नाउम चॉम्स्की ने बोली थी। इन्होंने एक डिवाइस बताई थी जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, इन्होंने बोला था कि हर लैंग्वेज जो है उसमें कुछ कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर होती है और हर लैंग्वेज के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। तो बच्चे के अंदर ये इन्नेट एबिलिटी होती है कि बच्चा क्या है, उस लैंग्वेज को अच्छे से अधिगम कर सके, यानी कि लर्न कर सके। तो ये थ्योरी चॉम्स्की ने दी थी, बिल्कुल सही है कि बच्चा जो इस संसार में आता है वो कुछ ना कुछ लैंग्वेज के बारे में नॉलेज के साथ आता है।
वाइगोत्स्की ने बोला था लैंग्वेज और थॉट जो है वो दो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की का मानना था कि जो भाषा होता है और जो विचार होते हैं वो शुरू में तो क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग है। दे बोथ हैव डिफरेंट रूट्स, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो विचार भाषा होती है वो विचार को फैसिलिटेट करना शुरू कर देती है। इन्हीं की थ्योरी में हम एक वर्ड पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं इनर स्पीच, यानी कि आंतरिक वाक। जब बच्चा अपना किसी काम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो आप देखिएगा कई लोग ना खुद से बात करना स्टार्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड योर इनर स्पीच, जिसमें क्या होती है, भाषा जो होती है वो बच्चे के विचार को फैसिलिटेट करती है। लैंग्वेज इज कॉन्टिजेंट ऑन थॉट, ये पियाजे ने बोला था, बिल्कुल सही है कि जो विचार होते हैं ना वो हमेशा भाषा को फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ डिफरेंस है, याद रखिएगा, एक होती है भाषा और एक होता है विचार। अगर वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जाएं तो भाषा जो है वो विचार को फैसिलिटेट करती है, और अगर जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जाएं तो जो विचार होते हैं वो भाषा को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। पियाजे की थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने बोला था कि बच्चे के अंदर पहले थॉट आता है, उसके बाद बच्चे के अंदर लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। पहले बच्चा सोचना शुरू करता है और धीरे धीरे बच्चा उन सोच को बोलने में यूज में लेता है। नेक्स्ट इज बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर जो थे वो व्यवहारवादी थे, ठीक है। इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था पुनर्वलन के ऊपर। इन्होंने सतत पुनर्वलन, आंशिक पुनर्वलन, बहुत सारी थ्योरीज दी थी। इन्होंने बोला था कि बच्चा जो है वो किसी भी भाषा को कैसे सीखेगा, बच्चा भाषा को सीखता है अनुबंधन के थ्रू, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू बच्चा जो है वो लैंग्वेज को सीखता है। जब बच्चा लैंग्वेज को यूज कर रहा है, अगर आप उसको रिवॉर्ड देते हो, ठीक है, तो बच्चे का जो कम्युनिकेशन लेवल है वो एक अपर लेवल पे पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या एक एप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ये बहुत अच्छे तरीके से यूज हो रही है। तो यहाँ पे ये जो है वो गलत है कि लैंग्वेज जो है वो एक स्टिमुलाई होता है एनवायरनमेंट में। ये बीएफ स्किनर जो है उन्होंने रिलेट करके बोला था, लेकिन दिस इज द लीस्ट करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू। बच्चे को जब आप रिवॉर्ड देते हो, जब भी बच्चा लैंग्वेज को यूज करता है, तब उस कंडीशन में बच्चा क्या है, कम्युनिकेटिव जो कम्युनिकेशन कर रहा है उसको और इफेक्टिव तरीके से आगे चल के यूज करता है। सो द ऑप्शन 4 इज लीस्ट करेक्ट। फीचर्स असाइन ड्यू टू सोशल रूल्स एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडोमेंट आर कॉल्ड। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ना कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण जो सौंपी गई विशिष्टताएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। जेंडर रोल एटीट्यूड, जेंडर रोल स्ट्रेन, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप एंड जेंडर रोल डायग्नोस्टिसिटी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज जेंडर रोल स्टीरियोटाइप। इसे बोला जाता है जेंडर रोल स्टीरियोटाइप। जेंडर रोल जो होते हैं ना, एक होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में हम ये डिसाइड करते हैं कि इंसान मेल है या फीमेल, तो वो हम मेडिकली डिसाइड करते हैं। एक होते हैं सोशल फैक्टर। जो सोशल फैक्टर होता है उसमें ये देखा जाता है कि सोसाइटी जो होती है ना वो कुछ रूल्स हैं जिनको असाइन करती है। लोग क्या करते हैं, कुछ रोल असाइन कर देते हैं कि अगर आप मेल हैं तो आप बाहर जाके नौकरी करेंगे, पैसा कमा के लाएंगे, अगर आप फीमेल हैं तो आप घर का काम करेंगी, ठीक है। तो बेसिकली सोसाइटी एक चीज इम्पोज करती है, थोपती है कि मेल को कैसे बिहेव करना है और फीमेल को कैसे बिहेव करना है। मेल को हमारी सोसाइटी में कैसा दिखाया जाता है, डोमिनेंट, और फीमेल को कैसा दिखाया जाता है, सबमिसिव। कि फीमेल जो होती है वो दबी हुई होती है, सप्रेस होती है, और मेल कैसा होता है, डोमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप इज एग्जैक्टली करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजिकल एंडोमेंट के कारण नहीं पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडोमेंट बल्कि फीचर्स असाइन ड्यू टू सोशल रोल। अगर जेंडर रोल एटीट्यूड की बात करें तो जेंडर रोल एटीट्यूड में क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मतलब अगर मेल जॉब करता है तो फीमेल भी जॉब करेगी, मेल हाउस होल्ड ड्यूटी कर रहे हैं तो फीमेल भी हाउस होल्ड ड्यूटी करेगी, करेक्ट। नेक्स्ट होता है जेंडर रोल स्ट्रेन। जेंडर रोल स्ट्रेन में हम क्या करते हैं, ये मैन के लिए और विमेन के लिए बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक है। मस्कुलाइन जेंडर जो होता है यानी कि मेल जो रोल होता है उसमें क्या होता है कि आदमी एक्सेप्ट करता है किस चीज को, औरतों के अगेंस्ट कोई वायलेंस हो रहा है तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा। जबकि औरतों के केस में क्या है, एक थिंकिंग, फीलिंग और बिहेविंग जो होती है कि जो मेल है वो फीमेल के ऊपर हाथ कैसे उठा रहा है, दैट इज कॉल्ड जेंडर रोल स्ट्रेन, ठीक है।
नेक्स्ट जेंडर रोल स्टीरियोटाइप अभी हमने देख लिया। जेंडर रोल डायग्नोस्टिसिटी कि जिसमें मेल और फीमेल जो है उनका डायग्नोसिस किया जाता है। इट्स बायोलॉजिकल फैक्टर। जेंडर रोल स्ट्रेन वापस देख लीजिए। जेंडर रोल स्ट्रेन जो है वो औरतों के लिए और आदमियों के लिए अलग अलग होता है। मस्कुलाइन जेंडर जो होता है जिसे हम मेल बोलते हैं और एक फेमिनाइन जेंडर होता है। तो मस्कुलाइन जेंडर में क्या मतलब होता है कि आदमी इस चीज को एक्सेप्ट करता है, औरतों के अगेंस्ट जो वायलेंस है उसको कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर मेल जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। जबकि औरतों के केस में ये चीज सोची जाती है। अगर किसी लेडी को आप पिटते हुए देख रहे हो तो आप उस चीज को फील करोगे और एक बिहेव करते हैं हम कि ये चीज गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मैक्सिमाइज लर्निंग। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सबसे ज्यादा उचित है। हमें अधिगम क्या करना है, एक्स्ट्रा में लेके जाना है, यानी कि मैक्सिमाइज करना है। टीचर शुड आइडेंटिफाई हर कॉग्निटिव स्टाइल एज वेल एज ऑफ हर स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्टाइल। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ बच्चों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट शुड बी स्मूदन बाय पेयरिंग सिमिलर स्टूडेंट, बिल्कुल गलत है। कि शिक्षार्थी में वैयक्तिक विभिन्नता जो है, यहाँ तक तो सही है कि उसको सहज बनाना है, लेकिन समान शिक्षार्थियों को जोड़ बना देना। मान लीजिए ये आपकी क्लास है, ये 2 बच्चे इंटेलिजेंट है तो इनका एक पेयर बना दिया, ये दोनों बच्चे मॉडरेट है इनका एक पेयर बना दिया, ये बच्चे बिलो द एवरेज है इनका एक पेयर बना दिया। तो ये जो पेयरिंग है ये बिल्कुल गलत है। टीचर शुड फोकस ओनली ऑन वन लर्निंग स्टाइल टू ब्रिंग ऑप्टिमम रिजल्ट, नहीं। टीचर जो है उसको मैक्सिमम रिजल्ट लाने के लिए केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। यू कांट बी फोकस्ड ऑन ओनली वन लर्निंग स्टाइल। स्टूडेंट्स ऑफ सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड शुड बी केप्ट इन द सेम क्लास टू अवॉइड डिफरेंसेस इन द ओपिनियन। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले जो शिक्षार्थी होते हैं उनको एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मतभेदन्य से बचा जा सके। ये भी गलत है कि अगर आप एक जैसे बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनको आप एक जगह रख रहे हैं जिससे जो ओपिनियन है उसमें आप डिफरेंसेस को अवॉइड कर सके। मान लीजिए अगर मेरे साथ कोई और मेरा टीचर है, ठीक है, वो दोनों क्या करते हैं, हम दोनों एक ओपिनियन पे आके अग्री हो जाते हैं, तो सिर्फ डिफरेंस को अवॉइड करने के लिए हम दोनों को एक ही क्लास में डाल दो, ये चीज गलत है। हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि टीचर जो है उसको अपनी संज्ञानात्मक क्षमता के साथ साथ बच्चे की जो संज्ञानात्मक क्षमता है उसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। तभी तो टीचर इफेक्टिव तरीके से पढ़ा पाएगा, तभी तो वो एक गोल जो है उसको अचीव कर पाएगा कि हम कितने इफेक्टिव तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सको, बच्चे को उतने अच्छे तरीके से अपने गोल को अचीव करने में मदद कीजिए। लेसन प्लान जो है उसको बहुत इफेक्टिव रखिए। लेसन प्लान हमेशा ऐसे बनाने चाहिए कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज जो है उसको भी यूज किया जा सके। ठीक है, नेगेटिव बिहेवियर क्लास से हमेशा बाहर रखना चाहिए। अगर आप खुद बच्चे को नेगेटिव बिहेवियर देंगे तो उसमें क्या होता है, बच्चा नेगेटिवली चीज़ों को सीखता है। करेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट। इनमें से किसके अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। सीखने के रूप में आकलन मतलब असेसमेंट एज लर्निंग। बच्चा क्या कर रहा है, खुद से खुद को इवेल्युएट कर रहा है, खुद की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, जहां उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वहां वो इम्प्रूव करेगा। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, टेलिंग स्टूडेंट टू टेक इंटरनल फीडबैक, generating a safe environment for the student to take chances, tell student to reflect on the topic taught, testing students as frequently as possible। जितनी संभावना हो बच्चों का परीक्षण लेना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि हमें अगर खुद का ही असेसमेंट करना है तो हम दिन भर अपना एग्जाम लेते रहेंगे। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को खुद के पढ़े हुए टॉपिक पे ही रिफ्लेक्ट करने के लिए कहना। बच्चों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना, नहीं। आंतरिक पृष्ठपोषण के लिए कहना, अगर हमें इंटरनली फीडबैक देना है बच्चे को तो उसके लिए तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कर सकते हैं, जहां पे बच्चे को हम आराम से एक प्रॉपर फीडबैक दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सीखने के रूप में आकलन क्या होता है, आकलन का मतलब होता है जहां पे बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, जहां बच्चे की नॉलेज को, कि बच्चे के अंदर कितना ज्ञान है, जहां बच्चे की परफॉर्मेंस, इन सब को क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। अब इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं और समेटिव असेसमेंट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में पेपर पेंसिल टेस्ट होता है,
परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, स्टूडेंट की लर्निंग जो है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जाता है, बच्चे की नॉलेज और बच्चे की स्किल्स जो है उनको ईजिली हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, और उसको टाइम टू टाइम एक फीडबैक दिया जाता है, जहां उसको ज़रूरत होती है वहां उसको हम इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है ना, उसमें क्या होती है, कोलेबोरेटिव अप्रोच होती है। मान लीजिए दो बच्चे क्लास में एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को जज करने की कोशिश करेंगे। बच्चा क्या करता है, अपनी नॉलेज के लिए रिसोर्सेज को खुद से ढूंढने लगेगा, बच्चा अपनी खुद की जो नॉलेज है उसको बाय द टाइम एनहेंस करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है कि बच्चा खुद से इंटरनल फीडबैक ले, एक सेफ एनवायरनमेंट बच्चे के लिए क्रिएट हो जहाँ पे बच्चा चांसेस ले सके, और बच्चे को जितना फ्रीक्वेंटली हो सके टेस्ट करना चाहिए। सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं गलत पढ़ गई थी। यहाँ पूछा ये है कि असेसमेंट एज लर्निंग को कौन प्रमोट करता है, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट मतलब टेल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट। इसको छोड़ के ये तीनों चीजें जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं, क्योंकि बच्चा इंटरनली फीडबैक लेता है, बच्चों के लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट किया जाता है, बच्चों का लगातार परीक्षण होता है, लेकिन पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए बच्चों को कहना ये चीज यहाँ गलत होती है। ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। When a cook tastes a food during cooking, it may be a keen to। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है। जब ड्यूरिंग द प्रोसेस आप कोई चीज करते हो, ड्यूरिंग द प्रोसेस हो रही है, वो खाना बना रहा है, लेकिन बनाते वक्त वो खाने को चेक कर रहा है, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये क्या है, सीखने के लिए आकलन। लेकिन अगर खाना टेबल पे चला जाता और कस्टमर उस खाने को चेक करने के बाद कोई फीडबैक देते तो वो होता असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, बच्चों को एक फीडबैक देते हैं, कहाँ उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। एक टीचर जो होता है वो बीइंग अ फैसिलिटेटर बच्चे की हेल्प करता है। थ्रू आउट द प्रोसेस जो है ये टेस्ट चलते हैं, बच्चे का जो लर्निंग गैप है उसको यहाँ पे फिल किया जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, ये समेटिव असेसमेंट होता है, ईयर एंड में लिया जाता है, बच्चे के अचीवमेंट जो है, उपलब्धि जो है उसको यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट होता है असेसमेंट एज लर्निंग। ये कब यूज होता है, जब आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हो और अपनी खुद की परफॉर्मेंस को जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या है, अंतरपरक अनुदेशन एग्जैक्टली क्या होता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है जहाँ पे हम हर बच्चे के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ अलग करते हैं। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, यूजिंग ए वेराइटी ऑफ ग्रुपिंग टू मीट स्टूडेंट नीड। जहाँ भी ग्रुपिंग होगी, जहाँ भी बच्चों का नोमेनक्लेचर होगा, जहाँ भी बच्चों को आप आइसोलेट करोगे, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग इन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, बिल्कुल सही है, कक्षा में हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ अलग करना। डिसऑर्डरली और अनडिसिप्लिन स्टूडेंट एक्टिविटी, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि अव्यवस्थित और स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, यहाँ स्वच्छंद लिखा है जबकि यहाँ अनडिसिप्लिन्ड है। यूजिंग ग्रुप दैट नेवर चेंज, ऐसे ग्रुप बनाना जो कभी नहीं बदलते, ये भी गलत है। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये टीचिंग अप्रोच होती है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को ही हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड लर्निंग, यानी कि जहाँ हर बच्चे को अलग से अधिगम सिखाया जाता है, हर बच्चे को अलग से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। जो क्लासरूम होता है उसके अंदर बच्चे को प्रॉपर तरीके से आप लैंग्वेज को सिखाते हो, बच्चे के अंदर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और एक हर बच्चे की लर्निंग नीड को ध्यान में रख के हम बच्चे को एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है उसमें हम ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको आपको क्या करना है, ध्यान में रख के हर बच्चे की लर्निंग नीड को कंप्लीट करना है। अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, किसी में हियरिंग इम्पेयरमेंट है, किसी में कोई और इम्पेयरमेंट है, हर बच्चे को आप एक जैसे प्लेटफॉर्म पे सेम एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। इन ए कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स क्लासरूम, फिर से वही आया कि डाइवर्स क्लासरूम है लेकिन कल्चरली अलग है और लिंग्विस्टिकली अलग है। बिफोर डिसाइडिंग वेदर ए स्टूडेंट कम्स अंडर स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी, अ टीचर शुड, सांस्कृतिक और भाषिक रूप से जो वैविध्यपूर्ण कक्षा है उसमें ये निश्चित करने से पहले कि बच्चा एक विशिष्ट कक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक टीचर को इसके लिए क्या करना चाहिए।
माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना काम होता है, ये बिल्कुल गलत है। पेरेंट्स जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे टीचर की हेल्प प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। इवेल्यूएट स्टूडेंट ऑन हिज और हर मदर लैंग्वेज टू एस्टैब्लिश डिसेबिलिटी, यूज स्पेशलाइज साइकोलॉजिस्ट, नहीं, हमें स्पेशलाइज साइकोलॉजिस्ट को यूज नहीं करना है। सेग्रीगेट, यहाँ सेग्रीगेट आ गया तो ये वैसे ही अलग हो गया कि बच्चे को अलग कर देना चाहिए। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, बिल्कुल सही है कि जो बच्चा है उसको उसकी मदर लैंग्वेज के बेसिस पे आप पहले इवेल्युएट कीजिए किसी भी डिसेबिलिटी को एस्टैब्लिश करने से पहले। डाइवर्स क्लासरूम का मतलब क्या होता है? डाइवर्स क्लासरूम होती है जहाँ पे कल्चर डिफरेंस होता है, लैंग्वेज डिफरेंस होता है, स्टेटस डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कोई बच्चा एक लैंग्वेज बोल रहा है, कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, कहीं मदर टंग यूज हो रही है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ए डाइवर्स क्लासरूम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बच्चे की डिटेल डिस्कशन के लिए जरूरी है कि पहले आप उसकी मदर टंग को यूज करके प्रॉपर तरीके से ये मालूम करो कि बच्चा घर पे अपनी लैंग्वेज जो है उसको कैसे यूज करता है, तभी हम प्रॉपर कनेक्शन बता पाएंगे कि बच्चे को कहाँ इम्प्रूव करवाना है और कैसे टीचर को उसकी हेल्प करनी है। लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो अकर करती है किस चीज के अलावा, टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, प्रीनेटल यूज ऑफ एल्कोहल, मेंटल रिटार्डेशन, मेनिंजाइटिस ड्यूरिंग इन्फेंसी। शैशव काल के समय अगर दिमागी बुखार हो तो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, बिल्कुल सही बात है। मेंटल रिटार्डेशन में भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। अगर माँ बर्थ से पहले एल्कोहल लेती है उसमें भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। लेकिन जो पढ़ाने का एक तरीका होता है, शिक्षक की जो शिक्षण शैली होती है, वो कभी भी बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी को कॉज नहीं करती। लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जहाँ पे बच्चे को सुनने में, पढ़ने में, बोलने में, लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो टबैको, एल्कोहल, सिगरेट, बहुत सारी चीजें होती है जो फीटल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। बच्चे की याददाश्त चली जाती है, उसका मेमोरी लॉस हो जाता है। मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है, बच्चे के अंदर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिसेबिलिटी आ जाती है। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होती हैं उनके टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट इज एन इंक्लूसिव स्कूल रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एक्सेप्ट, एक समावेशी विद्यालय जो है उसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो किस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी चीजों पे मनन करती है। क्या हम ये विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं? डू वी बिलीव दैट ऑल द स्टूडेंट कैन लर्न, ये तो समावेशी शिक्षा बिलीव करती है कि हर बच्चा जो है उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, उसकी लर्निंग स्टाइल अलग होती है, उसकी टीचिंग स्टाइल अलग होती है, तो हर बच्चा सीख सकता है। डू वी वर्क इन टीम्स टू प्लान एंड डिलीवर लर्निंग इनेबलिंग एनवायरनमेंट, ये भी सही है कि हम अधिगम योग्य परिवेश बनाने की योजना बनाने के लिए समूह में काम करते हैं। जब टीचर्स का एक ग्रुप बनता है तो एक लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो प्रॉपर सिक्योर होता है और वहां पे हम इफेक्टिव तरीके से बच्चे को लर्निंग दे पाते हैं। डू बी प्रॉपरली सेग्रीगेट स्पेशल चिल्ड्रन फ्रॉम नॉर्मल टू प्रोवाइड बेटर केयर, बिल्कुल गलत है। यहाँ क्या आ गया है आपका सेग्रीगेशन। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे को कभी भी सेग्रीगेट नहीं करना है, चाहे बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, चाहे बच्चे को ADHD है, चाहे बच्चे को डिसलेक्सिया है, चाहे बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, सारे बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे एक जैसी एजुकेशन लेंगे। डू बी अडॉप्ट स्ट्रेटजीज कैटरिंग फॉर द डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है। हम बच्चों की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग युक्तियों को अपनाते हैं, लेकिन जो ऑप्शन 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल गलत है, ठीक है। इंक्लूजन का मतलब होता है जहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्पेशल नीड के साथ और जो बच्चे नॉन स्पेशल नीड वाले हैं उन सबको एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सब बच्चे को एक जैसी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ के इंक्लूसिव एजुकेशन में सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एक्सट्रोवर्ट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज डाइवर्जेंट थिंकर्स। जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा वो हमेशा एक ही सिचुएशन को 50 तरीके से सॉल्व करने के तरीकों के बारे में सोचता है। मतलब जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं दे कम्स अंडर अपसारी थिंकिंग। जो अभिसारी चिंतक होते हैं दे ऑलवेज कम्स अंडर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, जहां पे हम किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। एक्सट्रोवर्ट,
एक इंट्रोवर्ट होता है कि एक्सट्रोवर्ट होता है? एक्सट्रोवर्ट मतलब जो सभी से बात करते हैं, बहुत परिश्रमी, हार्ड वर्किंग। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट स्टूडेंट इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हु फॉल। जो छायांकित क्षेत्र होता है वो सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो किसके अंदर आते हैं? हाईली मोटिवेटेड, हाईली क्रिएटिव एंड हाईली इंटेलिजेंस। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं ये वाले जिनके अंदर हाईली मोटिवेशन भी है, हाईली वो क्रिएटिव भी है और उनके अंदर हाईली इंटेलिजेंस भी है। ठीक है, तो जो नॉर्मल हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, उसमें इसका आंसर क्या होगा? दिस इज आफ्टर 3 सिग्मा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आफ्टर 3 सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है जिसे हम बोलते हैं एम्पिरिकल रूल। ठीक है, एम्पिरिकल रूल में क्या होता है? 3 सिग्मा रूल होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है जिसे हम बोलते हैं एम्पिरिकल रूल। इसमें हम 3 सिग्मा रूल बोलते हैं इसको। इसमें एक होता है 68, एक होता है 95 और एक होता है 99.7। ठीक है, एम्पिरिकल रूल होता है, 3 सिग्मा रूल बोला जाता है, 68 होता है, 95 होता है और 99.7 रूल होता है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? ये जो ऑब्जर्व डेटा है वो 3 डेविएशन में जाता है। ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये तीनों क्या है? एक एक सिग्मा है, डिनोटेड बाय सिग्मा। जो ऑब्जर्व डेटा, इसने जो भी डेटा ऑब्जर्व किया है, जैसे हाईली मोटिवेटेड बच्चे हैं तो उसको 1 सिग्मा से डिनोट किया। ये जो हाईली क्रिएटिव है ये 1 सिग्मा है। ये क्या है? हाईली इंटेलिजेंट है, ये 1 सिग्मा है। तो जो भी ऑब्जर्व डेटा है वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वाला एरिया है इसमें ये वाला सिग्मा भी है, ये वाला सिग्मा भी है और ये वाला सिग्मा भी है। तो ये बच्चे किसके अंदर जाएंगे? 3 सिग्मा के बाद। ठीक है, 1 सिग्मा जो होता है ना वो या तो एवरेज के ऊपर बच्चा होगा या फिर एवरेज के नीचे बच्चा होगा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसमें क्या होता है? दिस कम्स अंडर 68%। ठीक है, 2 सिग्मा अगर होते हैं तो वो किस में जाएंगे? 95% में। अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसके अंदर सिर्फ 1 सिग्मा है तो वो किस में जाएगा? 68% में। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके अंदर 2 सिग्मा है, अगर हाईली मोटिवेटेड है और हाईली क्रिएटिव है तो वो किस में जाएगा? 95% में। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के अंदर 3 सिग्मा है तो वो किस में जाएगा? 99.7% में। ठीक है, 3 सिग्मा वाला 99.7% में, 2 सिग्मा वाला जो है वो किस में जाएगा? 95% में इंक्लूड होगा। 1 सिग्मा वाला जो है वो 68% में इंक्लूड होगा। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। ठीक है, 3 सिग्मा होते हैं जो ऑब्जर्व डेटा है उसके ऊपर, 1 सिग्मा को बोला जाता है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 3 सिग्मा है जिसके बाद बच्चा ऊपर जा रहा है और यहाँ पे 3 सिग्मा है, मतलब बच्चे के अंदर 99.7% क्या है? इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो यहाँ 3 सिग्मा के बाद जो है वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एम्पिरिकल रूल जो होता है वो बेसिकली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें बच्चे का जो इंटेलिजेंस है उसको हम 3 सिग्मा रूल जो है उसके थ्रू डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। Which one of the following pair would be most appropriate choice to complete the following sentence? दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए कौन सा युग्म सबसे ज्यादा उचित विकल्प होगा? Children dash faster than they are involved in the activities that seem to be. बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती है तब वे जल्दी करते हैं। बच्चे कौन सी गतिविधि में शामिल होंगे? जिनको वो भूल जाते हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ तक ठीक है कि बच्चे जो होते हैं वो उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो कक्ष में उपयोगी होती है। यहाँ अलग लिखा हुआ है और हिंदी में अलग लिखा हुआ है। हिंदी में कक्ष में उपयोगी पहले है जबकि यहाँ बाद में है, यहाँ फॉरगेट पहले है, यहाँ फॉरगेट बाद में है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि बच्चा भूलेगा नहीं उनको। रिकॉल मतलब किसी भी चीज को प्रत्यास्मरण करना, मतलब चीजों को रटना, तो ये भी नहीं होगा। सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय लेकिन मेमोराइज, यहाँ भी रटना आ गया, तो ये तीनों नहीं होंगे। लेकिन बच्चा जो है ही लर्न फास्टर when they are involved in the activities that seem to be useful in real life. अगर आप बच्चे की रियल लाइफ से जुड़ती हुई किसी भी चीज को क्लास में परफॉर्म करते हो तो बच्चा क्या करता है? उस चीज को लाइफ लॉन्ग याद रखता है। बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो बोलते हैं कि जब आप बच्चे को खेल खेल में सिखाते हो, यानी कि बच्चा क्या करता है? प्ले एक्ट करता है,
खेल खेल में चीज़ों को सीखता है तो वो क्या होता है, बच्चे की रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं और बच्चा इजीली उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर पाता है और बहुत बेहतर तरीके से बच्चा उन चीज़ों को समझ पाता है और एक इफेक्टिव तरीके से बच्चा क्या करेगा, उन चीज़ों को लर्न करेगा। तो चिल्ड्रन लर्न फास्टर व्हेन दे आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटीज दैट सीम टू बी यूजफुल इन रियल लाइफ। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। CBSE prescribed group activities for student in the place of activities for individual students. The idea behind doing so could be, जो CBSE है शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधि के स्थान पर सामूहिक गतिविधि की संस्तुति करती है, यानी कि जो इंडिविजुअल प्लेस है उसकी जगह क्या किया है, ग्रुप प्लेस, ग्रुप एक्टिविटी जो है उसको इन्वॉल्व कर दिया है। ऐसा करने के पीछे क्या जो है वो रीजन हो सकता है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत होती है। टू ओवरकम द नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स, मतलब जो नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स है उससे ओवरकम करना। टू इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन विच में जनरलाइज अक्रॉस लर्निंग। टू मेक इट ईजी फॉर टीचर टू ऑब्जर्व ग्रुप इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि हम इंडिविजुअली भी टीचर जो है बीइंग अ टीचर उसको बच्चे को ऑब्जर्व किया जा सकता है, ग्रुपिंग में ऑब्जर्व करना बल्कि थोड़ा सा टफ होता है। To rationalize the time available with the school, most of which don't have enough time for individual activities. ये भी गलत है। विद्यालय के पास जो उपलब्ध समय है उसको प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधि के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। स्कूल के पास इतना टाइम होता है कि आप बच्चे को इंडिविजुअली ऑब्जर्व कर सको। टू रिड्यूस द इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बेसिकली CBSE जो है उसने क्या किया, ग्रुप एक्टिविटीज प्रिस्क्राइब कर दी, किसकी जगह, इंडिविजुअल स्टूडेंट एक्टिविटी की जगह। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम ग्रुप में बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें लर्निंग जो होती है वो प्रॉपर तरीके से बच्चे अच्छे तरीके से ग्रुप में पहली बात तो बच्चा लर्निंग करता है, ठीक है। CBSE का जो ये गाइडलाइन है ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के ऊपर, ये इसके ऊपर बेस्ड है। जो भी इसने ये अपॉर्चुनिटी दी है बच्चों को वो किसके ऊपर बेस्ड है, NCF 2005 के बेसिस पे, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बच्चों को नॉलेज गेन करने में हेल्प करना, स्टडी जो है उसको टाइमली फिनिश करना, सब्जेक्ट वाइज बच्चा का जो लर्निंग है वो आउटकम बहुत अच्छे से आए। तो यहाँ पे क्या है, हम नेगेटिव जो इमोशनल रिस्पॉन्स है उसको तो दरकिनार कर देते हैं और पूरा जो अधिगम है बच्चे का जो होलिस्टिक लर्निंग है उस पे ये प्रॉपर तरीके से क्या होती है, जनरलाइज होती है, ठीक है। ग्रुप प्रोजेक्ट में बच्चा अच्छे तरीके से अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस कर पाता है, बच्चे की लर्निंग इफेक्टिव होती है, बच्चा अपने आप को प्रॉपर तरीके से रिटेन कर पाएगा यानी कि एक्सप्रेस कर पाएगा। सो ग्रुप एक्टिविटीज आर मोर देन द इंडिविजुअल वर्किंग। नेक्स्ट इज द कंक्लूजन, चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज। बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। मे बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। ये किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पे बेस्ड है, एडवर्ड थॉर्नडाइक, JB वॉटसन, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे। थॉर्नडाइक व्यवहारवादी थे, ठीक है, इन्होंने SR थ्योरी दी थी। वॉटसन जो है वो भी व्यवहारवादी थे, इन्होंने व्यवहार पे सबसे ज्यादा काम किया था। अल्बर्ट बंडूरा थे जिनकी थ्योरी का नाम था सोशल लर्निंग थ्योरी, इन्होंने मॉडल जो है उस पे काम किया था, मॉडलिंग थ्योरी भी बोली जाती है। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पे काम करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्बर्ट बांडूरा थे जिन्होंने कहा था कि मॉडलिंग जो होती है वो एक सोशल अप्रोच होती है जिसमें बच्चा उसी बिहेवियर को क्या करता है, शो करता है जो वो एनवायरनमेंट में रह के सीखता है। तो बेसिकली बच्चे की जो लर्निंग होती है वो एक सोशल एनवायरनमेंट में होती है। बच्चे ने जो भी बिहेवियर ऑब्जर्व किया है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं। मॉडल मतलब बच्चा क्या करता है, किसी को अपना एक आइडल मानता है, ठीक है। इन्होंने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था, 2 ग्रुप बनाए थे, एक ग्रुप ने बोबो डॉल को मारा था और एक ग्रुप ने क्या किया, बोबो डॉल को प्यार किया। तो जो ग्रुप बोबो डॉल को मार रहा था उस ग्रुप के सारे बच्चों ने क्या किया, बोबो डॉल को मारा, लेकिन जो बोबो डॉल को प्यार कर रहे थे उन्होंने भी बोबो डॉल को प्यार किया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे ने सामाजिक अधिगम किया, जैसा उन्होंने करते देखा वैसा ही उन्होंने एग्जीक्यूट किया। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। स्टूडेंट ऑब्जर्व फैशन शोज एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स। बच्चे ने क्या किया है, फैशन शो को ऑब्जर्व किया, ठीक है, और उसी को ही उसने क्या किया, इमिटेट कर दिया। दिस काइंड ऑफ इमिटेशन में बी कॉल्ड एज, इसे हम बोलते हैं सोशल लर्निंग।
प्राइमरी सिमुलेशन नहीं, सेकेंडरी सिमुलेशन नहीं, ना ही जनरलाइजेशन। जो सामाजिक अधिगम होता है यही थ्योरी किसने दी थी? बांडुरा ने। ठीक है, बांडुरा ने क्या बोला था? बच्चा समाज में रह के अपने अधिगम को परफॉर्म करता है। सिमुलेशन जो होता है ना, ये एक टाइप का इमिटेशन होता है। ठीक है, सोशल लर्निंग में क्या होता है? लर्निंग जो होती है जब हम अपने आसपास के लोगों को देख के कुछ लर्न करते हैं और उन्हीं को ही हम फॉलो करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड योर सोशल लर्निंग। जो सोशल लर्निंग होती है ना, उसमें बेसिकली हम अपनी लाइफ में किसी ना किसी एक को अपना आइडल मानते हैं और उसको हम क्या करते हैं? ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा मूवी जब आई थी तो उसमें सलमान खान के बाल जो है वो बड़े अजीब से थे, तो लोग जो है वो तेरे नाम वाले बाल स्टाइल जो है उसको ही कॉपी करने लग गए थे। ठीक है, जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जनरलाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग स्टिमुलाई के लिए आप सेम वे में रिएक्ट करते हो। मतलब हम एक जैसे रिएक्शंस को अलग अलग चीज पे इम्पोज करते हैं, हमारा रिएक्शन सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता है, अब कुत्ते को आप देख के डर गए, लेकिन अब उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे ही आप कुत्ते की साइज में किसी भी जानवर को देखते हो, हम उसको देख के डर जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। If students repeatedly make errors during a lesson, a teacher should। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? मेक चेंजेस इन इंस्ट्रक्शन, टास्क, टाइम टेबल और सीटिंग अरेंजमेंट। अनुदेशन, कार्य, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। लीव द लेसन फॉर द टाइम बीइंग एंड कम बैक इट आफ्टर सम टाइम। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ टाइम के बाद वापस आना चाहिए। आइडेंटिफाई द एरिंग स्टूडेंट्स एंड टॉक टू प्रिंसिपल अबाउट देम। गलती करने वाले बच्चों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्रिंसिपल से बात करना चाहिए। मेक एरिंग स्टूडेंट स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम। गलती करने वाले बच्चों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर, जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कि आप क्या कीजिए, जो इंस्ट्रक्शन है उसमें चेंजेस कीजिए, टास्क में चेंजेस कीजिए, टाइम टेबल में चेंजेस कीजिए और जो सेटिंग अरेंजमेंट है उसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? बच्चा क्या कर रहा है? पाठ के दौरान कुछ गलती कर रहा है। हमने एक चीज पढ़ी है, अगर बच्चा कुछ गलती करता है पढ़ने के दौरान या किसी भी चीज के दौरान, लिखने के दौरान, तो एरर्स आर ऑलवेज ए पार्ट ऑफ द लर्निंग। अगर बच्चा गलती कर रहा है मतलब बच्चा चीजों को सीख रहा है। ठीक है, हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत इजीली चीजों को ग्रैब कर लेते हैं, चीजों को बहुत जल्दी मेमोराइज कर लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे होते हैं जो चीजों को पिक करने में टाइम लेते हैं। तो बीइंग अ टीचर ये आपकी मोरल ड्यूटी होती है कि जो बच्चा स्लो लर्नर है उसको आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा दीजिए। ठीक है, मेक एरिंग स्टूडेंट स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम। ये कोई तरीका नहीं है कि कोई बच्चा अगर गलती कर रहा है तो आप उसको क्लास से ही बाहर कर दे। एरिंग स्टूडेंट्स, गलती करने वाले बच्चों का पता लगाइए और प्रिंसिपल से बात कीजिए। प्रिंसिपल से बात करने की जरूरत नहीं है, ना ही तो हमें इन बच्चों के ऊपर चिल्लाना है, ना ही इनको पनिशमेंट देनी है, ना ही इनको डिस्करेज करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल लूज हो जाएगा। बल्कि हमें बच्चे की जो कोर प्रॉब्लम है उसको मालूम करके उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। लीव द लेसन फॉर द टाइम बीइंग एंड कम बैक टू इट आफ्टर सम टाइम। ऐसा भी नहीं है कि आप क्या कीजिए, बच्चे को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए और कुछ टाइम के बाद वापस आना चाहिए, नहीं, बल्कि जो इंस्ट्रक्शन है उसमें आप चेंजेस कीजिए। जो सेटिंग अरेंजमेंट का टाइम टेबल है उसमें थोड़ा सा आप चेंजेस कीजिए जिससे बच्चा प्रॉपर तरीके से उनको समझ पाए। Following are some techniques to manage anxiety due to an approaching examination except। किस चीज के अतिरिक्त कुछ तकनीक ऐसी है जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। ठीक है, फेमिलियरलाइजिंग विद द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना। थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट के बारे में बहुत अधिक सोचना। सीकिंग रिपोर्ट, समर्थन प्राप्त करना। एम्फेसाइजिंग स्ट्रेंथन, विशेषताओं पर बल देना। यहाँ पूछा है कि किस चीज के अतिरिक्त कुछ तकनीक ऐसी है जो चिंता को दूर करती है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो तो चिंता को दूर करेगा। अगर आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देते हैं, लेट सपोज आप में से बहुत बच्चे सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, अगर सारे बच्चे क्या करें, सीटेट का एग्जाम देते वक्त क्वेश्चन पेपर के पैटर्न से आप फॉलो हो चुके हैं, मतलब यू गाइज आर फेमिलियर विद द क्वेश्चन पेपर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको कभी भी एग्जाम में डर नहीं लगेगा। थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। जब हम रिजल्ट के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं तो उससे हमारे अंदर एंजाइटी आती है। एंजाइटी इज ऑल अबाउट फियर,
अनईजीनेस, ये सब क्या होते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज होने लग जाएगी, हमें पसीना आने लगेगा, हम रेस्टलेस परफॉर्म करेंगे। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल कंडीशन टू आर स्ट्रेस, ठीक है। सीकिंग सपोर्ट, जब हमें सपोर्ट मिलता है तो वो हमारे स्ट्रेस को कम करता है, और जैसे जैसे हम अपनी विशिष्टताओं पर बल देते हैं वैसे वैसे हमारी एंजाइटी जो है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। कई बच्चों को आपने देखा होगा एग्जाम हॉल में जाके फ्रीज हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक हेल्दी लाइफ जो है उसको मेंटेन कीजिए, इन्फॉर्मेशन हमेशा अपनी एक्यूरेट रखिए, हमेशा इफेक्टिव तरीके से अपनी स्टडी कीजिए, ठीक है। और जो एटीट्यूड होता है आपका उसको हमेशा पॉजिटिव रखिए। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज ए हिरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, अचीवमेंट गोल्स के बारे में देखते हैं, करिकुलर डिक्लेरेशन, रीडिंग स्किल और कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे जो संज्ञानात्मक उद्देश्य हैं उनको लेके उन्होंने पदानुक्रमित तरीके से ब्लूम ने क्या किया है, इन्होंने 3 हिरार्कियल मॉडल दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था, 3 हिरार्कियल मॉडल दिया था। एक था इनका कॉग्निटिव डोमेन, पहला डोमेन कौन सा था, कॉग्निटिव। दूसरा डोमेन कौन सा था, अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा डोमेन कौन सा था, साइको मोटर डोमेन, ठीक है। जो कॉग्निटिव डोमेन था इसमें बच्चा क्या करता है, नॉलेज के साथ क्या करेगा, डील करेगा। बच्चा चीजों को खुद से क्रिएट करेगा, इवेल्युएट करेगा, एनालाइज करेगा। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, बच्चे के इमोशंस, इसमें किस तरीके से बच्चा उनसे डील करता है, उसकी फीलिंग से वो कैसे डील करेगा, कैसे कोई भी रिवॉर्ड मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, उससे वो कैसे डील करता है। थर्ड होता है साइकोमोटर डोमेन। जो साइकोमोटर डोमेन होता है इसमें बच्चे की मूवमेंट्स आती है, चाहे वो फिजिकल मूवमेंट हो, चाहे बच्चे की वो मेंटल मूवमेंट हो। तो ये जो प्रोसेस होती है ना ब्लूम टैक्सोनॉमी में, इट गोज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये कैसे जाती है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करती है, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में इन्होंने क्या था, 6 लेवल बताए थे। किसी भी लर्निंग के इन्होंने क्या किए थे, 6 लेवल्स बताए थे। आई रिपीट, ब्लूम टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड होती है। इन्होंने 3 डोमेन की बात की थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव में बच्चे का ज्ञान आता है, ठीक है। इसमें बेसिकली बच्चे की क्रिएशन, इवेल्युएशन और एनालाइजेशन होता है। अफेक्टिव डोमेन में बच्चा अपने इमोशंस के साथ कैसे डील करता है। साइकोमोटर डोमेन में मेंटल और फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बच्चे का आता है, ठीक है। इन्होंने 6 लेवल बताए थे। प्रोसेस सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करती है। सबसे पहला स्टेप होता है इसमें रिमेंबर, यानी कि याद करना। इसमें क्या होता है, आप नॉलेज जो है उसको इतना अच्छे तरीके से रट लेते हो या याद कर लेते हो कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। ये होता है आपका ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका अवबोध। अगर हम हिंदी में देखें, अवबोध होता है आपका अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है, हम चीजों का मीनिंग निकालते हैं, फिर उसको अपने तरीके से चीजों को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने की और लिखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट होता है अनुप्रयोग, जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, हम दी हुई सिचुएशन में उस एक्सपेरिमेंट को यूज करने की कोशिश करते हैं। फिर होता है विश्लेषण, जिसे हम बोलते हैं एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस में क्या होता है, आप चीजों को एक चीज से दूसरी चीज से रिलेट करके पढ़ोगे और चीजों को एनालाइज करोगे, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फिर होता है मूल्यांकन। जो मूल्यांकन होता है उसमें हम कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं जिसपे हम चीजों को इवेल्युएट करेंगे। लास्ट में होता है क्रिएट करना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स जो होते हैं उनको एक क्रियात्मक वे में अरेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला रिमेंबर, फिर अंडरस्टैंड, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर इवेल्युएशन एंड देन क्रिएट, ठीक है। ये होते हैं इसके 6 लेवल जिसपे ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो पूरी तरह से बेस्ड है। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज ए, बी एंड सी आर 3 स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश। ए, बी, सी 3 बच्चे हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। ए फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग एंड थिंक्स इट विल बी हेल्पफुल फॉर हर इन फ्यूचर। ए को ये इंटरेस्टिंग लगती है और वो सोचता है कि भविष्य में ये हेल्पफुल होगी। बी इंग्लिश पढ़ता है क्योंकि वो क्लास में क्या है, एक सिक्योर रैंक प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वो कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सी इसलिए पढ़ती है क्योंकि उसका प्राइमरीली कंसर्न है कि सिक्योर पासिंग ग्रेड, उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाला ग्रेड्स प्राप्त करना है। यहाँ पे गोल पूछा है ए, बी और सी का। यहाँ पे तीनों बच्चे जो हैं ए, बी और सी, ए जो है वो कैसा है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड मतलब आंतरिक रूप से वो क्या है, अभिप्रेरित है। तो पहले बच्चे का जो गोल होगा ना वो क्या है, मास्टरी ओरिएंटेड। मास्टरी ओरिएंटेड मतलब जहां पे आप क्या करते हो,
किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए आप सीखना चाहते हो क्योंकि मुझे इसमें क्या करना है, मास्टरी करनी है। एक खुद का जो इंटरनल सुकून होता है, दैट इज कॉल्ड मास्टरी गोल। बी क्यों पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसे क्लास में क्या करनी है, पहली रैंक ऑब्टेन करनी है। तो बी का यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस अप्रोच गोल। ठीक है, बी का क्या है यहाँ पे, परफॉर्मेंस अप्रोच गोल। थर्ड क्या है, सी इसलिए पढ़ना चाहता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है, मतलब उसको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है। तो तीसरे का गोल क्या है, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल। ठीक है, तो पहले का क्या है, मास्टरी, फिर होगा परफॉर्मेंस और फिर होगा परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरे में क्या है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो होती है ना, वो हमेशा एक्सटर्नली मोटिवेशन होता है। एक होता है मास्टरी और एक होता है परफॉर्मेंस। मास्टरी हमेशा होती है इंटरनली मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन में जब आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हो किसी भी चीज को गेन करने के लिए। परफॉर्मेंस हमेशा एक्सटर्नली मोटिवेशन होता है, जहां पे हमें कोई रिवॉर्ड चाहिए होता है, किसी से कोई अप्रिसिएशन चाहिए होता है। तो इस कंडीशन में ए इंटरनली मोटिवेटेड है, तो उसका गोल कैसा है, मास्टरी ओरिएंटेड। तो ये तो वैसे ही हट गया, यहाँ भी मास्टरी है। बी इसलिए पढ़ना चाहता है क्योंकि उसको क्लास में पहली रैंक लानी है, तो वो यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस अप्रोच, मतलब उसको क्या है, इस तरह की अप्रोच लगानी है परफॉर्मेंस में कि उसकी पहली रैंक आ सके। और जबकि यहाँ क्या है, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। सी क्यों है, सिर्फ इसलिए पढ़ना चाह रहा है क्योंकि उसको क्लास में फेल होने से बचना है, तो वो क्या है, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल। ठीक है, गोल जो होता है वो बेसिकली किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस होती है। इसको 3 पार्ट्स में किसने डिवाइड किया था, एलियट और मैकग्रोगर ने। जो मास्टरी गोल होता है, परफॉर्मेंस अप्रोच गोल होता है, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल होता है। ए को इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि फ्यूचर में हेल्पफुल है, बी सिर्फ फर्स्ट रैंक के लिए पढ़ रहा है, सी इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको ग्रेडिंग मार्क्स चाहिए। तो ए मास्टरी गोल पे फोकस्ड है, बी परफॉर्मेंस गोल पे फोकस्ड है और सी जो है वो परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल जो है उस पे फोकस्ड होता है। अब अगर यहाँ पे देखें मास्टरी गोल क्या होता है, जहां पे बच्चा क्या करता है कि मैं इस चीज पे सिर्फ इसलिए मास्टरी करना चाहता हूं क्योंकि मैं जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा इस चीज में परफॉर्म करना चाहता हूं। परफॉर्मेंस अप्रोच गोल क्या होता है, जहां पे कोई सिर्फ इसीलिए अच्छा दिखने की कोशिश करता है कि उसको क्या है, एक एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिल सके, जैसे आपको साइकिल मिलेगी, आपको पाउंड मिलेंगे, आपको टॉफी मिलेगी। दिस इज योर परफॉर्मेंस अप्रोच गोल। एक होता है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल। परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल क्या होता है, जहां पे कोई भी इंसान सिर्फ इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करता है कि इससे ज्यादा खराब वो परफॉर्म ना करे। और सी वाले के केस में क्या है कि वो कैसे भी करके पासिंग ग्रेड जो है उसको सिक्योर कर ले। तो वो यहाँ पे एक चीज है जिसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, और अवॉइड क्या कर रहा है वो, नेगेटिव फीडबैक। Even though this was clearly in the violation of his safety need, Captain Vikram Batra died fighting in the Kargil war while protecting his country he might have. हालांकि स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। उनको क्या था, सोट नोबल एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ नहीं था कि उनको नवीन अनुभव की इच्छा हुई थी। अचीव्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, उनको आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो गई थी। इग्नोर्ड हिज बिलोंगिंग नीड्स, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा की थी। वांटेड टू अर्न ए गुड नेम फॉर हिज फैमिली, ना तो वो अपने परिवार के लिए नाम कमाना चाहते थे, बल्कि उनके अंदर क्या था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ चुका था। ये किस पे बेस्ड होता है, अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है उस पे ये बेस्ड है। अब्राहम मैस्लो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बोला था कि उन्होंने एक हायरार्किकल ग्राफ दिया था, ठीक है, जिसमें बच्चे की जो नीड होती है ना, उसमें सबसे पहले आते हैं बच्चे के बायोलॉजिकल नीड, जिसे हम खाना पीना, भूख प्यास ये सब बोला जाता है, ठीक है। फिर आती है बच्चे की सेफ्टी की नीड, जो खाना है, हम एक सिक्योर और स्टेबल एनवायरनमेंट जो है उसको लेके परेशान रहते हैं। फिर आता है सोशल नीड, जो सोशल नीड होता है इसमें हम लव अफेक्शन इनके लिए परेशान रहते हैं। फिर होता है सेल्फ एस्टीम, यानी कि आत्मसम्मान, जब आपको प्यार मिल जाता है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी प्रेस्टीज की चिंता होती है, हमें अपने स्टेटस की चिंता होती है। और लास्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है उसमें क्या है, हम खुद की ग्रोथ और खुद के लिए ही सारी चीजें करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम इस चीज को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाए,
ठीक है। यही थ्योरी क्या है, विक्रम बत्रा के केस में है कि उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो अचीव हो चुका था, जहां पे हम खुद में ही खुश रहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्शन ऑफ ए रिस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट फॉलोइंग। प्रतिक्रिया का विलोप होना। जब हम पावलोव की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें जब कुत्ते को खाना नहीं दिया जाता है तो वो धीरे धीरे लार टपकाना बंद कर देता है। तो प्रतिक्रिया का विलोप होना किसके बाद अधिक कठिन है? पार्शियल रीइंफोर्समेंट, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड वर्बल रीअप्रोच। तो जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है, आंशिक पुनर्वलन के बाद अगर प्रतिक्रिया का विलोप होता है तो वो सबसे ज्यादा कठिन होता है। ठीक है। कई बार क्या होता है, जब हम कंडीशनिंग रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो उसमें जब तक आप कंटिन्यूअस बच्चे को रिवॉर्ड देते रहते हो तो बच्चा क्या करता है, एक प्रॉपर आपको रिजल्ट लाके दिखाता रहेगा। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। तो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में क्या है कि आपने क्या किया, जैसे ही बच्चा पास हुआ एक टॉफी दे दी, फिर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया फिर एक टॉफी देती। तो इसमें बच्चे का जो बिहेवियर है वो बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। और कई बार क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे उस चीज को करना भी कई बार गिव अप कर देता है। तो बेसिकली इसमें बच्चा डिस्करेज हो जाता है। लेकिन जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट कैसा होता है, जब हम बच्चे को ये नहीं पता होता है कि उसको किस मोमेंट पे आप रिवॉर्ड देने वाले हो, तो इसमें बच्चे की जो लर्निंग होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है। इसमें बिहेवियर और पुनर्वलन इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, एसोसिएशन बिठाते हैं। इसीलिए अगर एक रिस्पॉन्स गायब होता है तो वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट के बाद, क्योंकि इसमें क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड रीइंफोर्समेंट मिलता है। नेक्स्ट इज मास्टरी ओरिएंटेशन कैन बी एनकरेज्ड बाय। जो निपुणता अभिविन्यास है उसको किसके थ्रू हम प्रोत्साहित कर सकते हैं? हम इसको प्रोत्साहित करते हैं जब बच्चे की इंडिविजुअल एफर्ट जो है उस पर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। कंपेयरिंग स्टूडेंट सक्सेस विद ईच अदर। हमें बच्चे की सक्सेस को कभी भी आपस में कंपेयर नहीं करना है। घर के गृह कार्य के रूप में बहुत ज्यादा अभ्यास सामग्री हमें नहीं देनी है, ना ही हमें अनएक्सपेक्टेड टेस्ट लेना है। हमें बच्चे का जो मास्टरी ओरिएंटेशन है उसको एनकरेज करना है। मतलब बच्चा क्या है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। मास्टरी ओरिएंटेशन का मतलब होता है जहां पे बच्चे के अंदर ऑलरेडी एक गोल डिसाइडेड है। बच्चा अपने अधिगम को लेके ऑलरेडी क्लियर है कि उसको कैसे अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, कहाँ कहाँ उसको अपनी नॉलेज को एक्वायर करके उसको इम्प्रूव करना है। बच्चा जो भी काम लेगा ना वो खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए लेता है, वो एक्सटर्नली मोटिवेट नहीं होता है, ना ही वो बाहरी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। बच्चा खुद से अपनी नॉलेज को क्या करता है, एक हायर लेवल पे लेके जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे का जो इंडिविजुअल एफर्ट है उस पर जब हम फोकस करते हैं तो मास्टरी ओरिएंटेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? फिजिकल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मैच्योरेशन। तो यहाँ पे जो सोशल डेवलपमेंट होता है ना, ये किसने दिया था? सोशल डेवलपमेंट जो है वो एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होता है। बच्चे के अंदर 4 डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये होता है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है एक किसी भी बच्चे की एक डायनामिक प्रोसेस, जिसमें कोई भी बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करता है। डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा कैसे चलता है, जब हम पैदा होते हैं उससे लेके ये मृत्यु तक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चे का ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि कैसे आप सोसाइटी के बीच में रहते हो, किस तरीके से आप वहां पे एक्ट करोगे। तो बेसिकली बच्चा जो है कैसे अपने रिलेशनशिप को आगे कैरी कर रहा है, कैसे एनवायरनमेंट में बच्चा जो है वो रिएक्ट करता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ना, उसके रिलेशनशिप देखे जाएंगे कि उसके दोस्तों के साथ कैसी बनती है, रिलेटिव्स के साथ कैसी बनती है। सो दिस इज कम्स अंडर सोशल डेवलपमेंट। तो ये हमेशा एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट होता है जो बायोलॉजिकल फैक्टर से डिसाइड होता है। जब इसमें कलर चेंज होता है, आंखों का कलर, बालों का कलर, स्ट्रक्चर, बॉडी का प्रोपोर्शन। तो बेसिकली इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। इसमें एनवायरनमेंट का रोल नहीं होता है। फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है, एनवायरनमेंट जो है वो इसमें फैक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास आता है। ठीक है, इसमें बच्चे की जो मेंटल स्टेट होती है उसको ध्यान में रखा जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट में मैच्योरेशन नहीं होता है, इसके इमोशंस जो है उनका ध्यान रखा जाता है।
लेकिन सोशल एनवायरनमेंट जो होता है डेवलपमेंट, दैट इज ऑलवेज अफेक्टेड विद एनवायरनमेंट। कई बार हम ऐसे ग्रुप को चूज करते हैं जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है, मारा पीटी करता रहता है, तो ऑब्वियसली आपका एनवायरनमेंट आपको फर्क डालेगा और हम भी उन्हीं चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। All of the following facts indicate that a child is emotionally and socially fit in a class except। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि जो बच्चा है वो कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। डेवलप गुड रिलेशनशिप विद पीयर्स, concrete on and persist with challenging tasks, manage both anger and joy effectively, concrete persistently on competition with peers। अब यहाँ पे क्या होता है कि किस चीज के अतिरिक्त सारे फैक्ट्स इस चीज की ओर डिनोट करते हैं कि बच्चा जो है वो क्लास में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से कैसा है, समायोजित है, वो इमोशनली भी फिट है और वो सोशली भी फिट है। ठीक है, तो उसका मतलब है कि बच्चा हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास कर रहा है, तो ये तो उसका सोशल डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑन एंड परसिस्ट विद चैलेंजिंग टास्क, कि कैसे चुनौतीपूर्ण कार्यों पे ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें दृढ़तापूर्वक करता है। क्रोध और हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबोधित करता है, ये उसका अफेक्शन डोमेन है। कंक्रीट परसिस्टेंटली ऑन कंपटीशन विद पीयर्स, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, तो यही क्या है, जो ये वाला जो फैक्ट है ये इस चीज को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा कि बच्चा इमोशनली और सोशली कैसा है, फिट है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? जब बच्चा अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहा है तो बच्चा कैसा है, सोशली फिट है, उसका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा है। जब अपने चैलेंजिंग टास्क जो है उस पर ध्यान केंद्रित करता है, उन्हें दृढ़तापूर्वक करता है, तो वो इमोशनली फिट भी है। मतलब बच्चे का जो इमोशंस है उनका उन पर पूरा कंट्रोल है। गुस्से को और हर्ष को प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर रहा है, बच्चा इमोशनली फिट है। लेकिन जब कंपटीशन पे बच्चा क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, मतलब हम उम्र साथी के साथ प्रतियोगिता पे जब वो दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित कर रहा है, मतलब बच्चा इमोशनली फिट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत हो जाएगा। इमोशनली और सोशली फिट जो होते हैं ना बच्चे, वो हमेशा सेल्फ कंट्रोल शो करते हैं। वो अपने गुस्से को भी और अपनी खुशी को भी मैनेज करते हैं। कितनी भी खराब सिचुएशन हो, अपने आप को हमेशा वो काम और कंट्रोल रखते हैं। वर्ड्स में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे किस तरीके से भी वो करें, लेकिन इनके वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा इफेक्टिव होते हैं। जब भी उनको कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है वो हमेशा प्राइड फील करते हैं। अगर ज़रूरत है तो दूसरों की हेल्प लेते हैं। कुछ लोग हैं जिनके लिए वो अपना अफेक्शन दिखाते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो होते हैं वो सोशली जो फिट बच्चा होता है उसके होंगे। Which of the following statement support role of environment in the development of a child? कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? Some students quickly process information while others in the class don't। कुछ बच्चे सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ क्या पूछा है, बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका यानी कि एनवायरनमेंट का रोल, तो ये तो नहीं होगा। ये क्या है, बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस है कि कई बच्चे जो है वो बहुत क्विकली ग्रस्प करते हैं, कई बच्चे टाइम लेते हैं। देयर हैज बीन ए स्टडी इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एवरेज परफॉर्मेंस ऑन IQ टेस्ट इन लास्ट फ्यू डिकेड्स। पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों का जो औसत प्रदर्शन है उसमें लगातार वृद्धि हुई है। कोरिलेशन बिटवीन IQ ऑफ आइडेंटिकल ट्विन रेज्ड इन डिफरेंट होम्स इज एज हाई एज 0.75। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन अलग अलग घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। ये भी यहाँ गलत है। फिजिकली फिट चिल्ड्रन आर ऑफन फाउंड टू बी मोरली गुड। जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो नैतिक रूप से अच्छे होते हैं, ये भी यहाँ गलत है। सही तरीका क्या है कि परिवेश की भूमिका का समर्थन यहाँ कौन करेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं ना वो बच्चे की टीचिंग और लर्निंग दोनों में ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर बच्चा इफेक्टिव तरीके से तभी सीख पाएगा जब उसका एनवायरनमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर होगा। तो पिछली कुछ जो दशाब्दियां हैं उनमें बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, क्योंकि बच्चे का जो एनवायरनमेंट होता है वो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा खुद अपनी लर्निंग को अफेक्टिव तरीके से करता है। बच्चा क्या करता है, खुद प्लान करेगा किस तरीके से उसको पढ़ना है, उसको एग्जीक्यूट भी खुद करेगा और खुद ही उसको इवेल्युएट करता है। बच्चा कोलैबोरेटिव लर्निंग करेगा। एक टाइप से बच्चा असेसमेंट एज लर्निंग करता है, खुद का असेसमेंट वो खुद ही करेगा। नेक्स्ट इज
सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन एंड समाजीकरण में क्या क्या सम्मिलित है? सांस्कृतिक संचरण और विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, डिस्करेज रिबेलियन, या रिबेलियन की कोई बात ही नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, बिल्कुल सही बात है। वैयक्तिक व्यक्तित्व जो है उसका विकास करना। बच्चे को हमें लेबलाइज नहीं करना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, नहीं। समाजीकरण के अंदर आता है बच्चे का कल्चरल ट्रांसमिशन और एक आता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ठीक है। सोशलाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे हम एक सोशल वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ पे एक बच्चे की जन्म से लेके मृत्यु तक की सारी चीजें जो है वो सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व होती है। कैसे आप सोसाइटी के मतलब सामने परफॉर्म करते हो। अब अगर सोशलाइजेशन का रोल देखें तो बच्चा क्या करता है? कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू जाता है। बच्चा अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखता है। बच्चे की सोसाइटी और ग्रुप जो है वो ये डिसाइड करता है कि बच्चा कितना इफेक्टिव तरीके से सोसाइटी के सामने परफॉर्म करेगा। A teacher shows two identical glasses filled with an equal amount of juice in them. एक टीचर ने दो समान ग्लासों को प्रदर्शित करते हुए जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। She empties them in two different glasses, one of which is taller and the other one is wider. वो उन्हें दो अलग अलग ग्लास में खाली करती है जिसमें एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। She asked her class to identify which glass would have more juice in it. अब उसने अपनी क्लास से पूछा कि किस ग्लास में जूस ज़्यादा है। Students replied that the taller glass has more juice. बच्चे बोले कि लंबे ग्लास में जूस ज़्यादा है। हर स्टूडेंट हैव डिफिकल्टी इन डीलिंग विद। शिक्षिका के बच्चों को किस चीज़ में कठिनाई हो रही है? एकोमोडेशन, समायोजन। एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन मतलब जहाँ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जो होती है उसी में ही हम क्या करते हैं? न्यू नॉलेज को ऐड कर देते हैं। एकोमोडेशन का मतलब होता है जहाँ हम प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर जब न्यू नॉलेज को ऐड करते हैं तो वो क्या करती है? प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को थोड़ा सा चेंज करती है या उसको मॉडिफाई करती है। ईगोसेंट्रिसिज्म होता है जहाँ जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है 2 से 7 साल, जहाँ पे बच्चे के अंदर खुद की ओपिनियन ही मैटर करती है। उसको ऐसा लगता है मैं जो कह रहा हूँ बस वही सही है। डिसेंटरिंग का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन के सिर्फ एक ही पहलू को देखना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, कॉन्क्रीट जो ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 से 11 साल उन बच्चों के अंदर होता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर ये समझ आना कि कोई भी चीज जो है उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे आपने गुब्बारे के अंदर हवा भरी, अब आपने गुब्बारे के अंदर से हवा निकाल दी तो 2 से 7 साल का बच्चा सोचेगा कि अब इसके अंदर वापस से हवा नहीं भरी जा सकती, जबकि रिवर्सिबिलिटी के अंदर बच्चा सोच सकता है कि इसके अंदर हवा फिर से भरी जा सकती है। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने 4 स्टेज दी थी। सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें बच्चा क्या करता है? जो सेंसेस होते हैं ना उनके थ्रू अपनी लर्निंग करेगा, जैसे सूंघना, चाटना, फील करना। बच्चा क्रॉल करता है और मेन फीचर होता है इसका ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, जहाँ पे बच्चा चीजों को याद रख पाता है। सेकंड होता है प्री ऑपरेशनल। एक होता है सेंसरी मोटर, एक है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल होती है 2 से 7 साल की। इसमें बच्चा क्या करता है? सिंबॉलिक गेम खेलना शुरू करेगा। बच्चे के अंदर एनिमिज्म आता है, निर्जीव चीज को सजीव मानना। बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिसिज्म है, खुद की जो प्रायोरिटी है उसको वो सेंटर में रखता है। बच्चा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है, तलवार को लेके ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे वो राजा है। ठीक है। सेंट्रेशन होता है। सेंट्रेशन मतलब जहां पे बच्चा सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको सोचता है। करेक्ट। कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन जो आइडिया उसके अंदर है ना उसको वो सारी चीजों के ऊपर क्या करता है? इम्पोज करता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है जिसमें बच्चा क्या करता है? लास्ट में डिडक्टिव रीजनिंग थिंकिंग जो है उसको स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे क्या है? बच्चों को किस चीज में कठिनाई है? बच्चों को है डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग प्रॉब्लम है। डिसेंटरिंग प्रॉब्लम क्या होता है? जिसमें बच्चा किसी भी सिचुएशन के सिर्फ एक ही पहलू को देखता है। नेक्स्ट इज कर्नल सिंह डजंट पे इनकम टैक्स। जो कर्नल सिंह है वो इनकम टैक्स पे नहीं करते डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर एंड एक्सपेंसेस, कानूनी कार्यवाही और खर्चे के बावजूद भी।
ही थिंक दैट ही कैन नॉट सपोर्ट ए करप्ट गवर्नमेंट, उनको लगता है कि वो भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते, विच स्पेंड मिलियन ऑफ रुपीज इन बिल्डिंग अननेसेसरी डैम, जो अनावश्यक बांध के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। ही इज प्रोबेबली इन विच स्टेट ऑफ कोलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, वो कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। कोलबर्ग ने ये 3 स्टेज दी थी, इनकी थ्योरी का नाम था मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। एक चीज याद रखिएगा, कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट से ज्यादा फोकस किस पे किया था, मोरल रीजनिंग पे, कि बच्चा कितने अच्छे तरीके से तर्क कर पाता है। पहला था प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल और थर्ड था पोस्ट कन्वेंशनल। ये जो है कर्नल जो सिंह है, ये किस स्टेज में आते हैं, ही कम्स अंडर पोस्ट कन्वेंशनल। लॉरेन कोलबर्ग कौन थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इनकी थ्योरी का नाम था मोरल डेवलपमेंट। इन्होंने 3 लेवल दिए थे, इनकी थ्योरी में 3 लेवल थे और 6 इन्होंने स्टेजेस दी थी। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, पोस्ट कन्वेंशनल में बहुत कम लोग हैं जो यहाँ तक पहुंच पाते हैं। ये लोग चीजों को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं और पूरी चीजें जो होती है इनके खुद के डिसीजन पे बेस्ड होती है। ये खुद डिसीजन लेते हैं, राइट डिसीजन लिया जाता है इसमें, खुद के प्रिंसिपल चूज करते हैं। इनकी जो मोरल वैल्यूज होती है वो हमेशा अमूर्त रूप से होती है। पहला होता है प्री कन्वेंशनल, सबसे पहली स्टेज प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में आता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, इसमें कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए इस कहना मानता है क्योंकि उसको पनिशमेंट को अवॉइड करना होता है। सेकंड होता है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, इसी की जो सेकंड स्टेज होती है, प्री कन्वेंशनल की ही सेकंड स्टेज कौन सी होती है, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, टिट फॉर टैट होता है। अगर आप सामने वाले के लिए अच्छा करोगे तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अब तुम भी उसके लिए कुछ अच्छा करो। ठीक है, सेकंड होता है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में पहली स्टेज होती है गुड बॉय गुड गर्ल। इसमें क्या होता है, आपका जो बिहेवियर होता है वो सोशली ड्राइवन होता है, मतलब आप सोशल अप्रूवल की वजह से एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बन के रहते हो। एक होता है इसमें फोर्थ स्टेज ऑर्डर ओरिएंटेशन। ऑर्डर ओरिएंटेशन में क्या होता है, हम सिर्फ लॉ और ऑर्डर को इसलिए मान के चलते हैं कि समाज में एक डेकोरम जो है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट होता है पोस्ट कन्वेंशनल। जो पोस्ट कन्वेंशनल रूल होता है इसमें 2 लेवल होते हैं, एक होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स जो हैं उनको फॉलो करते हैं। हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारे राइट्स के थ्रू ही क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो होता है इसमें हम दूसरों के राइट्स के लिए भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज intelligence theory incorporates the mental process involved in intelligence, that is meta components, and the varied forms that intelligence can take, that is creative intelligence. जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूप जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करती है वो है स्पीयरमैन का जी फैक्टर, स्टर्नबर्ग का ट्रायआर्किक थ्योरी, बुद्धि का सावेट सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ स्टर्नबर्ग। जो स्टर्नबर्ग है उन्होंने क्या किया था, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, मतलब कॉग्निटिव कंटेक्चुअल थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो इंटेलिजेंस होता है वो क्या करता है, इतनी एबिलिटी रखता है हमारे अंदर कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए, हम उसको कैसे शेप देते हैं। इन्होंने 3 टाइप के इंटेलिजेंस दिए थे, इनकी बुद्धि में भी है त्रितंत्र सिद्धांत यानी कि ट्रायआर्किक थ्योरी। तो इन्होंने ट्रायआर्क दिए थे, कौन कौन से दिए थे, पहला था एनालिटिकल, पहला कौन सा था, एनालिटिकल, ये 3 इसके मेटा कॉम्पोनेंट्स है। दूसरा था क्रिएटिव इंटेलिजेंस और तीसरा था प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, पहला एनालिटिकल इंटेलिजेंस, फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस और फिर था प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस होता है ना, इसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो, एनालाइज करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और डिसीजन लोगे। जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना वो बहुत अलग तरीके से करते हैं, हम क्या करते हैं, बहुत डाइवर्जेंट तरीके से चीजों को सोचते हैं। और जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है, एवरीडे सिचुएशन यानी कि जो एवरीडे लाइफ होती है हमारी, उसमें जब हम नॉलेज को क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पे जो मेटा कॉग्निशन दिया है, मेटा कॉग्निशन जो होता है वो एक एबिलिटी होती है जिसमें हम खुद की थिंकिंग को क्या करते हैं, बार बार सोचने लग जाते हैं, दैट इज मेटा कॉग्निशन। ठीक है, और अगर मेटा कंपोनेंट्स की बात करें तो मेटा कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें मेटा कॉग्निशन आता है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल आता है और नॉलेज एक्विजिशन आता है।
मेटाकॉग्निशन मतलब जहाँ पे हम अपनी ही थिंकिंग को क्या करते हैं, रीथिंक करते हैं कि अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो क्यों सोच रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल क्या होता है, किसी भी चीज को प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना। नॉलेज एक्विजिशन होता है जहाँ पे हम नई इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रॉपर तरीके से गेन करते हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टर्नबर्ग ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तीन तंत्र कौन से हैं, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। एनालिटिकल मतलब चीजों को एनालाइज करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्रिएटिव मतलब चीज़ों को अलग तरीके से जनरेट करना, नए नए आइडिया सोचना। प्रैक्टिकल मतलब जो भी आप चीज़ें सोचते हो उसको एवरीडे लाइफ में अप्लाई करना। जो ट्राइआर्किक थ्योरी होती है इसमें जो मेटा कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस तो यहाँ आ गई, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस। लेकिन जो मेटा कंपोनेंट्स होते हैं इसके भी क्या होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। मेटा कंपोनेंट्स मतलब जहाँ पे हम क्या करते हैं, खुद की चीज़ों को ही सोचने लग जाते हैं। इसमें मेटा कॉग्निशन आता है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल आता है और नॉलेज एक्विजिशन आता है। मेटा कॉग्निशन आपको पता चल गया, जब हम खुद की थिंकिंग को रीथिंक करते हैं। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होता है जहाँ पे हम चीज़ों को प्लान करके ऑर्गेनाइज करते हैं। नॉलेज एक्विजिशन होता है जहाँ हम नई इन्फॉर्मेशन जो है और नई स्किल जो है उसको गेन करते हैं। सो आई जस्ट होप गाइस, पेपर थोड़ा लेंदी था, आई टोटली अंडरस्टैंड। और कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको रीड करने में ही बहुत टाइम लग गया और उसकी लैंग्वेज को समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगा है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।